हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ग्लोबल पीपल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, समान विज्ञान के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है ना, सभी है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है ना, ये बनाया गया है। समान विज्ञान अक्सर पूछे जाने वाले परीक्षा में है ना, ये प्रश्न मल्टीपल चॉइस 25 क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन बनाए गए हैं है ना। टॉप 25 क्वेश्चन के अंतर्गत लेसन 4 है ना। 3 लेसन हमने वीडियो डाल दिया है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और ये लेसन 4 है ना दोस्तों। लेसन 4 के अंतर्गत चलते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा बल की परिभाषा आती है? न्यूटन के किस नियम के अंतर्गत आती है बल की परिभाषा? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम। किस नियम के अंतर्गत? तो बल की परिभाषा आती है न्यूटन के प्रथम नियम है ना, गति के प्रथम नियम है ना। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार है ना बल की परिभाषा आता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, कहलाता है ना, विरोध करती है? क्या? गतिहीनता, जाड़त्व, कुल भार और अक्रियता है ना। तो किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? जाड़त्व कहते हैं, जो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, जाड़त्व है ना। ठीक है, इसका उत्तर जाड़त्व होगा। ठीक है, चलिए न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जाड़त्व का नियम कहते हैं। ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं है ना। न्यूटन के प्रथम नियम को जाड़त्व का नियम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है ना। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से है ना। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है दोस्तों? उत्तर हमारा डी सही होगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से है ना गाड़ी आगे बढ़ता है ना। प्रश्न 5 देखते हैं। चलते हुए बस जब अचानक ब्रेक लगती है, जब बस में अचानक जाती है तो ब्रेक लगाते हैं, तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम है ना। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार सही उत्तर हमारा न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन का प्रथम नियम है ना। सही उत्तर हमारा ए, न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार रॉकेट सिद्धांत काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अश्व यानी घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घोड़ारोही के गिरने की आशंका का कारण, जो उसमें बैठा रहता है उसकी गिरने की आशंका का कारण क्या है ना। हम घोड़े पर बैठे हैं, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो हमारी स्थिति कैसी होगी है ना, गिरने का क्या कारण होगा? जाड़त्व, अघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण, विश्राम जाड़त्व, गति का तीसरा नियम है ना। तो हम विश्राम जाड़त्व में बैठे हुए हैं है ना, आराम से, कोई टेंशन नहीं कि हमें गिरना है ना। तो अचानक चल देता है तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, इसलिए गिरने की आशंका का कारण हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो है ना। तो क्रिकेट का खिलाड़ी जब ऊपर से बॉल तेज़ी से आता है तो आपने हाथ पीछे की ओर क्यों खींच कर पकड़ता है
क्योंकि बाल को, है ना, बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है ना, उसको चोट नहीं लगेगा, है ना, वो पीछे की ओर खींच लेता है तो विश्राम की अवस्था में आ जाता है, तो फिर उसको चोट भी नहीं लगता है ना। चलिए प्रश्न नंबर 9, बल गुणनफल है, किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। किसका गुणनफल है बल? द्रव्यमान और त्वरण का, है ना, किसका? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल, है ना। चलिए 10 का देखते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होता है ना। तो जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका भार ऑटोमेटिक घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। जो मात्रा रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, अपरिवर्तित रहता है। भार घट जाता है, 50 किलो है तो आधा हो जाएगा, है ना, 25 किलो का, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बनी रहता है, 45 डिग्री के आंसर घटता है ना। तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? बढ़ता है ना। इसका सही उत्तर बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। शरीर का वजन, है ना, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना पहाड़ियों पर अधिक। तो शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सही उत्तर हमारा बी, है ना, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है, यानी अधिक ऊंचाई तक, है ना, जंप कर सकता है? क्यों? चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण त्वरण, है ना, कारण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो 13 का हमारा चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तुलना में कम होता है ना, गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, सही उत्तर हमारा सी, ठीक है। चलिए 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े जाने के लिए किया गया कार्य है 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल, 0 जूल, है ना। क्या है इसका? 0 जूल, है ना, सही उत्तर 0 जूल, है ना। 20 किलो वजन को जमीन के 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े जाने के लिए किया गया कार्य 0 जूल है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कारण नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कारण है, अधिकतम कार्य। तो क्या करता है? कोई भी काम नहीं करता है, कार्य नहीं करता, क्योंकि वो हटा ही नहीं पा रहा है दीवार को धक्का देकर, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा ही नहीं रहा, तो वो कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। प्रश्न नंबर 16। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु स्थायित्व बढ़ाने के लिए, है ना। तो पहाड़ी पर चढ़ता है, हम ही चढ़ते हैं पहाड़ी पर, तो थोड़ा आगे की ओर ऐसे झुक जाते हैं क्योंकि अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए, है ना, हमारा संतुलन बना रहे, पीछे की ओर न गिर जाएं, है ना। नीचे ऐसे थोड़ा झुके रहेंगे तो हमारी स्थायित्व बनी रहती है, ठीक है। चलिए पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है ना। जो इसका गुरुत्व केंद्र है, जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार बीच से होकर गुजरती है, इसलिए वह तिरछी होती हुई नहीं गिरती है, ठीक है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि
जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है तो उसकी है कठोरता पाइप को तोड़ देती है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी की पाइप धातु जल जाता है। तो जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है क्योंकि वो बर्फ़ के रूप में हो जाता है, तो बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है। उत्तर नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है। 19 का देखते हैं। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है। जमने पर जल का आयतन घट जाता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। कांच ऊष्मा का सुचालक है, तो जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है ना। जब बर्फ़ हो जाता है तो थोड़ा मोटा हो जाएगा, पानी थोड़ा कम ही रहता है ना। बर्फ़ ठोस हो जाए, ठोस होकर तो आज नहीं उसमें है ना पूरी तरह से आएगा तो टूट ही जाएगा, है ना। चलिए ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा कि यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। इसका सही उत्तर आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, नाव के भार के बराबर जो झील के पानी सतह के नीचे है, नाव के भार के बराबर, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है ना। तभी ना वो क्या होगा, विस्थापित हटा देगा पानी जितना झील है सतह के नीचे है, तभी नाव टिका रहता है और तैरता रहता है। ठीक है। चलिए, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? कालीन है ना, उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा, तीसरा, ए बी दोनों। तो प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम लगता है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 23, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क पर से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है ना। तो 23 का डी हमारा सही उत्तर है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि सड़क खुरदुरा होता है, घर्षण होता है ना। लेकिन बर्फ़ चिकना होता है, फिसलने की अपेक्षा फिसलने का डर बहुत होता है ना। चल नहीं सकते बिना है ना आइस शूज के द्वारा, है ना। 24 वाला देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ मुलायम स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होता है। बर्फ़ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक, इनमें से कोई नहीं, ए बी दोनों, है ना। कौन सा है? तो बी हमारा सही उत्तर बी, बर्फ़ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, लास्ट क्वेश्चन। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़काना अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं, है ना। तो हमारा उत्तर बी सही होगा, है ना। बी हमारा सही होगा। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है ना। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, है ना। अगले वीडियो में हम लेसन 5 लेकर आएंगे साइंस के, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इस वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।